हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी छात्र छात्राओं का ऑनलाइन एजुकेशन में स्वागत है। और आज मैं आपके लिए लेकर आया इस कक्षा में 12वीं कक्षा के लेसन नंबर 12 में टॉपिक बाजार पूर्ण प्रतियोगिता में बाजार संतुलन। आज इस टॉपिक को हम इस पीरियड में करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपके परीक्षा की दृष्टि से इंपोर्टेंट भी है, ध्यान से आप देखेंगे और उसके सीखने का प्रयास करेंगे। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको सिखाने का, आपने भी सीखने का प्रयास करना है। तो देखिए, सबसे पहले तो पूर्ण प्रतियोगिता। पूर्ण प्रतियोगिता वह बाजार होता है जिसमें एक ही वस्तु के अनेक उत्पादक होते हैं। कीमत का निर्धारण उद्योग द्वारा किया जाता है, कोई अकेली फर्म कोई निर्धारित नहीं कर सकती, क्योंकि इसमें बहुत सारे विक्रेता होते हैं। यदि कोई विक्रेता अपनी वस्तु को ज्यादा महंगी बेचेगा तो उसके लोग नहीं लेंगे, उसको सिर्फ जो क्रेता है दुकान को छोड़ करके या उस फर्म को छोड़ करके दूसरे से खरीद लेंगे, इसलिए कोई भी अधिक नहीं लेगा। दूसरा, कम भी नहीं होगा कोई, क्योंकि कम इसलिए नहीं होगा कि ये न्यूनतम लाभ पर ये काम करती है, और यदि कम लेगा तो उसको घाटा लगेगा, इसलिए वो बाजार में नहीं टिक पाएगा। तो आपने पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में, पूर्ण प्रतियोगिता में बाजार संतुलन कैसे होता है, कीमत का निर्धारण कौन करता है, मांग और पूर्ति कीमत का निर्धारण करती है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की वह स्थिति है जिसमें बहुत सारे क्रेता विक्रेता होते हैं और कोई सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। कीमत निर्धारण में मांग और पूर्ति अपने आप निर्धारण करती है, स्वतंत्र फर्मों पर आना जाना छोड़ सकती है और आ सकती है। तो इसमें कीमत निर्धारण करने के लिए जैसे मैंने लिखा कि संतुलित कीमत कौन निर्धारित करता है, संतुलित कीमत निर्धारण करता है बाजार की मांग कितनी है और बाजार में पूर्ति कितनी है। इस बात पर डिपेंड करती है उस वस्तु की कीमत। किसी वस्तु की कीमत किसी बाजार मांग और पूर्ति दोनों शक्तियां मिलकर के निर्धारित करती है। हम एक उदाहरण के द्वारा देख रहे हैं। देखिए, मैं एक वस्तु की ले रहा हूं, आइसक्रीम है। आइसक्रीम है वो 5 रुपए की कीमत है, तो पूर्ति 50 है और मांग 10 है। यदि कीमत कम हो जाती है तो इसकी पूर्ति, कीमत कम होने से आपको पता है कि पूर्ति भी कम होगी, लेकिन कीमत कम होने से मांग बढ़ेगी, इसकी 20 हो जाती है। अब यदि और घट जाती है तो पूर्ति दुकानदार कम कर देगा, कीमत कम होने से उसकी वस्तु को कम बेचना चाहेगा और 30 कर देगा, लेकिन कीमत कम होने से मांग बढ़ जाएगी, ये 30 हो जाएगी। इसी प्रकार यदि और भी कीमत कम हो गई तो पूर्ति दुकानदार है जो विक्रेता में कम बेचेंगे सामान, लेकिन खरीदने वाले ज्यादा होंगे। यदि 1 रुपए पर आ जाता है तो पूर्ति सिर्फ उसकी 10 ही बेचने के लिए प्रस्तुत की जाएगी, लेकिन विक्रय में 50 हो जाएंगे। इस प्रकार हमने एक सारणी बनाई है, इस सारणी के जरिए आप समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आप पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में रेखा से ये बनाइए, आप डायग्राम बनाइए। डायग्राम में आप OX OY ये लेंगे आप। इसके बाद आप यहां प्राइस लेंगे, आप ऊपर आप क्या लेंगे, प्राइस लेंगे और नीचे क्वांटिटी लेंगे। यहां अपने क्वांटिटी अपनी 10, 20, 30, 40, 50, 10। इसी प्रकार 10, 20 नहीं, 1, 2, 3, 4 और 5 ये कीमत है। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले आप अपने आप सर्च करें। ये हमारा 5 है, तो 5 पे आपकी पूर्ति कितनी है, 50 है। कितनी है पूर्ति, 50 है। यहां से लग जाता है 50 पूर्ति, इन दोनों का डायग्राम बनाते हैं। पहले 5 कीमत है, कीमत 5 है, ये 50 है, तो ये आपका ये आ गया आपका। दूसरा 4, 40 और तीसरा 3, 30 और दूसरा 2, 20, 1, 10। या ये आ गया आपका पूर्ति वक्र। हमने क्या बनाया है, पूर्ति वक्र बनाया, ये हमारा SS पूर्ति वक्र। अब दूसरी तरफ आप 5, 10
में 10 है और 4 में 40 है, 5 पे 10 है, 4 पे 20 है और 3 पे 30 है और 20 पे 40 है और 5 पे 10। ये आपका डेली वोकर आ गया। ये आपने मेरे ख्याल में बनाना आ गया होगा दोनों। आप दोनों वोकर हो गए इसमें। स्टूडेंट्स देखिए अब आपका कहां पर दोनों काटते हैं, दोनों या 3 पर काटते हैं आपका, देखिए और नीचे 30 पे। यहां संतुलित मात्रा है। यहां देखिए जो 3 कीमत है उस पे बेचने वाला भी 30 इकाई बेचने के लिए तैयार है और खरीदने वाले भी 30 इकाई खरीदने के लिए तैयार है। तो यहां पर संतुलित कीमत है। यहां पर हमारा दोनों आपस में क्रॉस करते काटते हैं। अब हम मानते हैं ज्यादा क्यों नहीं हो सकता, हम मान लेते हैं कि इसकी कीमत हम यहां रखें, 5 पे रखें आप। तो 5 पे रखने से आपकी क्या होगी, जो पूर्ति है वो कितनी होगी, पूर्ति आपकी ये होगी, आपकी कितनी है पूर्ति 50, पूर्ति कितनी होगी 50, सप्लाई होगी आपकी 50 और डिमांड कितनी होगी, डिमांड आपकी 10। लेकिन डिमांड कम है पूर्ति ज्यादा है इसलिए कीमत नहीं खरीदी जाएगी, क्योंकि पूर्ति ज्यादा है इसलिए इसकी कीमत खत्म हो जाएगी, खत्म होगी नीचे हो जाएगी, नीचे 4 पे आएगी और 4 पे भी आपकी जो एस है वो 40 है और जो आपका ये 20 है, डी 20 है, फिर भी आपकी बात नहीं बनेगी क्योंकि दोनों बराबर नहीं हुए ना, इसलिए यहां पर भी नहीं होगी। तो ले और कीमत टूटेगी। फिर ये कीमत क्यों टूटेगी, क्योंकि हमारे पास बाजार में वस्तु तो बहुत सप्लाई बहुत ज्यादा, खरीदार है ही नहीं और कीमत और टूट के 3 हो जाती है। 3 पे अपना 3 पे एस भी 30 है और डी भी आपका क्या है 30 है, ये दोनों बराबर है। तो जितनी बाजार में वस्तु थी उतने ही विक्रेता है, उतने ही क्रेता है, क्रेता और विक्रेता जितने वस्तु उतने पूरी समापन, तो वो कीमत बाजार में लागू रहेगी। तो बाजार में 3 रुपए की कीमत है वो लागू रहेगी, ये संतुलित कीमत रहेगी। यदि मान लिया आप थोड़ा और एग्जांपल लें कि कहते हैं कि मान लो 3 से 2 हो जाती है, ये भी कीमत आपकी स्थिर नहीं रहेगी, जैसे ये स्थिर नहीं रही, ये स्थिर नहीं रही, ये भी नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी, क्योंकि इसमें जो पूर्ति है वो आपकी 20 हो जाएगी, एस कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, डी कितना हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा। ये भी नहीं रहेगा, क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि ये समान नहीं है। जिस डिमांड ज्यादा होने के कारण यह इस कीमत पर कोई वस्तु बेचना नहीं चाहेगा, क्योंकि उसके विक्रेता उसके पास बहुत ज्यादा मांग ज्यादा है, वस्तु कम है, इसलिए इसकी कीमत बढ़ जाएगी और इसकी कीमत 3 पर आकर शिथिल हो जाएगी। इस प्रकार स्टूडेंट्स 3 है वो कीमत, 30 वस्तुएं, 30 वस्तुओं की पूर्ति और 30 वस्तुओं की मांग है वो 3 रुपए कीमत पर, तो इसलिए हम संतुलित कीमत 3 कहेंगे। इस प्रकार आपको मेरे ख्याल में काफी अच्छे से समझ में आया होगा कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में कीमत संतुलन का निर्धारण कैसे होता है, वो मैंने समझाने का प्रयास किया अपनी तरफ से पूर्ण रूप से। बाकी आपने कोशिश करनी है इसको सीखने की। इसके बाद हम आगे चलते हैं मान्यताओं पर। ये सिद्धांत किन मान्यताओं पर काम करता है। नंबर 1 तो ये मांग का वक्र है और ऋणात्मक होता है, जिसका ढलान है मांग ढलान और ऋणात्मक। देखिए आपका मांग वक्र है, इसका ढलान बाईं ओर से दाईं ओर, ऊपर से नीचे की ओर ढलान है, जिसको हम ऋणात्मक मांग वक्र कहते हैं। मांग के चैप्टर में ये हम अच्छी तरह से पढ़ के आए हैं, मांग के चैप्टर में आप लोग इसको अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं, तो इसलिए आपको पता है। पहली तो यही मान्यता है कि मांग वक्र ऋणात्मक होता है। ये मान के चलेंगे हम जब इसमें पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में कीमत संतुलन का निर्धारण करेंगे, तो ये मान के चलेंगे कि मांग वक्र ऋणात्मक है। नंबर 2,
पूर्ति वक्र है वो धनात्मक है। जो पूर्ति वक्र है वो धनात्मक कैसे है? देखिए आपको ये पूर्ति वक्र ऐसे है, मैंने बढ़ाया था कि जैसे ये बढ़ती है, 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 इनका जो संबंध है यहां आप देखेंगे ये घट रही है, ये भी घट रही है, ये ऊपरी तरफ बढ़ रही है, ये बढ़ रही है। और जैसे मांगता था ये ऊपर से ये घट रही है, ये घट रही है, ये बढ़ रही है, नीचे से ये बढ़ रही है, ये घट रही है। तो इनका विपरीत संबंध होता है और इसका समान संबंध होता है। इन दो मान्यताओं पर लेकर चलते हैं हम, तब इसका निर्धारण संतुलन ज्ञात कर सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप कीमत निर्धारण के लिए दो शक्तियां स्वतंत्र होने चाहिए, मांग और पूर्ति। मांग और पूर्ति स्वतंत्र होती है, इसमें सरकार हस्तक्षेप नहीं होता। ये मान के चलना पड़ेगा कि जो हमारी कीमत है वो उद्योग द्वारा बाजार में खुली छोड़ दी जाती है और मांग और पूर्ति के द्वारा ही निर्धारित होती है। इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। सरकार यदि हस्तक्षेप करेगी तो नहीं इसको पूरा नहीं बैठेगा। इसके बाद जो अगली है, ये तीन बातें हम मान के चलेंगे तब हमारा कीमत निर्धारण है। ये तीन मान्यताएं हैं आपकी। बाकी स्टूडेंट्स कीमत निर्धारण की विशेषता क्या है, इसी प्रश्न का अगला प्रश्न है इसी पर, क्योंकि ये जो प्रश्न आता है तो पूर्ण प्रतियोगिता में बाजार संतुलन की स्थिति क्या होती है, उसको तालिका, उसका डायग्राम, उसकी मान्यताएं और उसकी कीमत निर्धारण की खास बात क्या है। इसमें सबसे पहली खास बात है कि कीमत निर्धारण है वो उद्योग द्वारा होता है। अकेला कोई फर्म एकाधिकारी की तरह कोई भी आदमी अपनी मन मर्जी से कीमतों का निर्धारण नहीं कर सकता। उसको कीमत का निर्धारण सभी उद्योग मिलकर के करते हैं, क्योंकि सब उद्योग मिलकर के ही वस्तु की पूर्ति कर पाते हैं। जितने भी एक वस्तु के जितने उद्योग है वो उद्योग बाजार की पूर्ति करते हैं और बाजार की मांग को पूरा करते हैं, तो उसके अनुरूप ही कीमत बनती है। अकेली फर्म इसमें कुछ नहीं कर सकती। नंबर 2, मांग पूर्ति के अनुरूप, मांग और पूर्ति के अनुरूप होती है। मांग पूर्ति के अनुरूप ही काम करती है, यानी जितनी मांग होगी उतनी ही पूर्ति की जाएगी। ज्यादा पूर्ति नहीं करेंगे, क्योंकि ज्यादा पूर्ति करेंगे तो लोग कीमत कम करनी पड़ेगी, कीमत कम करेंगे तो उनका मार्जिन कम होगा। इसलिए जितने बाजार में मांग है उसके अनुरूप ही पूर्ति होगी। अगला प्रश्न ऐसे कहते फर्म की कीमत को प्रभावित नहीं कर सकती। जैसे कि पहले भी इस पहले पॉइंट में हमने बताया था, ये खास बात है स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ जाना चाहिए कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में कभी भी एक फर्म कीमत को प्रभावित नहीं कर सकती। इसलिए यदि उसको घाटा लग रहा है तो फर्म अपना उत्पादन छोड़ के जा सकती है और कई नई फर्म जिसको अच्छा लगता है कि उस कीमत पर काम करना चाहते हुए आ सकती है। क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में आपको पता है कि नई फर्मों के आने और छोड़कर जाने पर पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती हैं, क्योंकि सारी की सारी कीमत का निर्धारण एक फर्म द्वारा नहीं बल्कि पूरे उद्योग द्वारा किया जाता है। खास बात है इसमें, मेरी खास बात ये याद रखनी है आपने कि जो कीमत का निर्धारण है वो उद्योग द्वारा मांग पूर्ति द्वारा होता है और मांग है वो पूर्ति के अनुरूप ही होती है। क्योंकि जो बाजार में आप वस्तु लेके आएंगे, पूर्ति उपलब्ध कराएंगे तो उसकी मांग होगी। कोई वस्तु ही नहीं होगी तो उसकी मांग कैसे होगी। तो इस प्रकार ये स्टूडेंट्स आज का प्रश्न था। मेरे ख्याल में आज के लिए काफी रहेगा। कल हम करेंगे मांग में होने वाले परिवर्तन का कीमत संतुलन पर क्या प्रभाव पड़ता है। आज ही एक छोटा सा टॉपिक और है, इसका वो हम कर लेते हैं। मांग में कीमत पर क्या प्रभाव पड़ता है। मांग में होने वाले परिवर्तन, मांग में होने वाले परिवर्तन का संतुलन कीमत पर प्रभाव। या देखिए एक बात स्टूडेंट्स, यहाँ पूर्ति में कोई परिवर्तन नहीं है, पूर्ति उतनी है। लेकिन यदि मांग बाजार में पूर्ति तो उतनी है, लेकिन यदि मांग कम ज्यादा होती है तो कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसकी व्याख्या करेंगे हम। ये हमारे पास वही चित्र आपका जो पहले था, ये आपकी पूर्ति है और ये आपका मांग हुक्म है।
अब ध्यान में देने वाली बात यह कि आपने एसएस को नहीं हिलाना, ये आपकी सप्लाई है और इसमें आपके कीमत संतुलन ये है, ई बिंदु पर है। ये आपका क्यू आ गया, ये आपका पी आ गया। इसके बाद यदि मान लेते हैं हमारा ये डीडी है, परिवर्तन बताया हमने होने वाले परिवर्तन, ये डीडी हमारा ऊपर चला जाता है, फिर क्या होगा? यदि हमारा डीडी ऊपर चला गया तो क्या होगा? देखो कीमत P से P1 हो जाएगी, क्यों मात्रा Q1, जो है हम मात्रा बढ़ाएंगे तो कीमत भी बढ़ जाएगी। ये प्रभाव पड़ेगा, सप्लाई उतनी ही रहे, सप्लाई उतनी ही रहे, और यदि हमारी मात्रा मांग की थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है तो कीमत भी ज्यादा हो जाएगी। इसी प्रकार यदि हमारा डीडी 1 था, मान लेते हैं हमारा नीचे आ गया किसी कारण से डीडी 2, तो ये आपका ये पी, ये क्वांटिटी कम हो गई है, हमने कम करी है ना, क्योंकि नीचे आएगा तो मात्रा तो कम हो जाएगी और कीमत भी कम हो जाएगी आपकी। तो इस प्रकार आप देखते हैं कि मांग में परिवर्तन होने से, मांग में अधिक होने से, मैं इसको अलग चित्र द्वारा विश्लेषण करने का प्रयास करता हूं। ये आपका डी है, ये आपके संतुलित है, ये आपकी संतुलित कीमत है। यदि आपका मांग होकर ये ऊपर है, ये ऊपर की तरफ जाता है, ये कहते हैं परिवर्तन हो गया, ऊपर हो गया, तो आपकी मांग ये होगी, Q से Q1 हो जाएगी, और ये P आपकी, ये P से P1 हो जाएगी आपकी। और इसी प्रकार यदि आपका एक ये डायग्राम हो सकता है, ये शिफ्ट हो गई है, यदि आपका ऊपर की ओर दाएं की तरफ हो जाता है। यदि ये हमारा एसएस है और ये हमारा डिमांड वक्र है, और इसके बाईं और नीचे की ओर हो जाता है, पहले हमारा ये थी तो कीमत हमारी ये थी, अब हमारी क्वांटिटी ये है, क्वांटिटी हमारी क्या है? नीचे वाली, देखते रहिए आप। क्वांटिटी हमारी किसको कौन सी है? ये Q1, और ये P से हमारा, ये P था, ये हमारा P1। तो मैंने यहां एक रखी है कि रेखा चित्र में दोनों चीजों को समझाने का प्रयास किया है, यहां दोनों अलग अलग से हैं। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स, सप्लाई सेम रहने पर यदि उसकी मांग वक्र ऊपर जाता है तो मात्रा और कीमत दोनों ही बढ़ते हैं, यदि नीचे जाता है तो दोनों ही नीचे कम हो जाते हैं। तो मैंने दोनों के दोनों रेखा चित्र की तरह समझाने का प्रयास किया है। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए मेरे ख्याल में आपके लिए काफी रहेगा, इतना आपको अच्छे से दोहरा के याद करना है और अपना काम करके आना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।